के मतदाता किसके बनने जा रहे हैं भाग्य विधाता। मोदी को वोट करेंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ज्यादा। जो दिखता है वो बिकता है। मन की बात मोदी ही जानते हैं। बस विकास तो हो ही रहा है ना। हिंदुत्व का बोलबाला हुआ है। सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट अब हिंदुत्व के साथ लोगों के विकास पे काम किया है। वो एक परिवार के रूप में सबको मानते हैं। तो देश आज सुरक्षित हाथों में है। इस बार का मुकाबला दो डॉक्टरों के बीच में होना है। विपक्ष नाम की चिड़िया अपने आप ही अपनी जगह छोड़ती चली जा रही है। किसानों के मुद्दे, फ्लैट ओनर्स के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का, किसान ही मूल मुद्दा रहेंगे मेरे हिसाब से चुनाव में। महंगाई, गंदगी फैला हुआ है, काम क्या हो रहा है? साफ सफाई गली का। योगी जी वर्क अच्छा है इनका। मोदी जी और एनडीए इस बार 400 पार है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार की जाति के तमाम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में एक ऐसे शहर में मैं आपको लेकर जाने वाली हूं जिसको अगर इमरजेंसी की देन कहा जाए तो गलत कतई नहीं होगा। नमस्कार, मैं चित्रा त्रिपाठी आप सभी का नोएडा से स्वागत करती हूं और आपको बताते चले ये वो हिस्सा है जो दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है। 1976 में केंद्र और यूपी सरकार के बीच एक करार के तहत ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था ताकि दिल्ली में आबादी के भार को कम किया जा सके और यहाँ के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। मौजूदा वक्त में नोएडा गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा में अपने आप को प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या है यहाँ के मुद्दे ये जानना बेहद दिलचस्प है। नोएडा उत्तर प्रदेश के नक्शे पर चमकता वो सितारा जो गौतम बुद्ध नगर जिले ही नहीं बल्कि पूरे सूबे की शान है, जिसका एक सिरा दिल्ली के पूर्वी छोर को, दूसरा गाजियाबाद को, तीसरी तरफ हरियाणा और यमुना, चौथी तरफ टप्पल तक पहुंचता है। नोएडा का नाम आज देश नहीं दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना चुका है और जिस लोकसभा सीट में ये शहर आता है उस गौतम बुद्ध नगर सीट पर इस बार बीजेपी के मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा चौथी बार मैदान में हैं और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नागर जबकि बीएसपी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूं तो मौजूदा गौतम बुद्ध नगर सीट का चुनावी किस्सा 2008 से शुरू होता है, मगर इस नोएडा की कहानी 5 दशक पुरानी है, जब पहली बार 50 गांवों को 7 मार्च 1972 को यमुना हिंडन दिल्ली बॉर्डर रेगुलेटेड एरिया घोषित किया गया। इसके बाद नोएडा बनने से पहले सर्वे चल ही रहा था, तभी 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई और यूपी में राष्ट्रपति शासन भी लग गया। लेकिन इसी बीच जनवरी 1976 में एनडी तिवारी सीएम बने और संजय गांधी की दिलचस्पी के मुताबिक तब 17 अप्रैल 1976 को यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके 36 गांवों के अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया और तब से वजूद में आया नोएडा आज तरक्की की दौड़ में पूरे सूबे में सबसे आगे निकल चुका है। नोएडा भले ही यूपी का हिस्सा हो, लेकिन दिल्ली से इसका मिजाज बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पर स्थानीय आबादी का प्रभाव कम, जबकि हिंदुस्तान के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से आने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। अब बड़ा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के मतदाता किसके बनने जा रहे हैं भाग्य विधाता। इसी नोएडा में मतदाताओं का मिजाज और रुझान की पड़ताल में हमारी टीम सड़कों पर निकल पड़ी। नोएडा में कौन सी पार्टी है जो आप लोगों को ज्यादा लुभा रही है? भारतीय जनता पार्टी। सारे अच्छे काम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा निठारी का इस बार क्या है? महंगाई और नौकरी। ढलती शाम में रोशन होते शहर के बीच हम एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और लोगों से उनकी चुनावी राय पूछी। यहाँ पे जो सरकार है वो इतनी अच्छी है कि मतलब हर सिस्टम को उन्होंने सिस्टम में ला दिया। किसका जोर चल रहा है यूपी में? योगी जी का और मोदी जी का। दोनों लोगों का क्यों? दोनों का चल रहा है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बहन जी मायावती जी, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, वो तो सबको पता है। देश ने बहुत तरक्की करी है। दंगे फसाद जो पहले बहुत सारे होते थे, बहुत सारे बम वगैरह होते थे,
मतलब सिक्योरिटी बहुत हो गया इंडिया में अब। गुंडा राज था पहले, पुलिस का एक्शंस नहीं लेते थे आपके, आए दिन कोई भी गोली चला देता था। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रेटर नोएडा को बहुत प्रोटेक्ट किया है। नोएडा शहर की चमक दमक, साफ सफाई, सुरक्षा, समृद्धि सभी का असर ये है कि नोएडा के मतदाताओं के दिलो दिमाग में मोदी योगी राज के काम और नाम के साथ साथ चुनावी सीजन में हिंदुत्व की पहचान भी हिलोरे मार रही है। कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आप लोग वोट करने के लिए जाएंगी? हिंदुत्व जो चल रहा है आजकल, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। और एक आम आदमी कनेक्ट कर पाता है विकास से। विकास आप देखिए, सड़कों से स्ट्रैटेजी आप देखिए किस तरीके से बनाया, तो हम क्यों ना वोट करें बीजेपी को, और क्यों ना उसको वोट करें जो देश के बारे में सोचता अब है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। आप लोग पे असर नहीं करता राहुल, अखिलेश जी और बाकी लोगों का बयान? उनको जाकर अपनी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, सबसे पहली बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाला ही सबसे ज्यादा जो इस समय है वो बीजेपी ही है। तभी हिंदू तो अब बोल पा रहा है, वरना तो हिंदू बोल ही नहीं पा रहा था। इसलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नोएडा के वोटर का मूड क्लियर है। लोकसभा के चुनाव में विकास के साथ राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर दिख रहा है। जिस सोसाइटी में जाओ वहाँ की अलग अलग समस्या है और इस सोसाइटी की समस्या मंदिर नहीं बनने को लेकर है। क्या परेशानी है? देखिए, हमारे शिवजी भगवान जो बिना किसी छत के यहाँ पर रह रहे हैं, यही गुजारिश है सरकार से, महेश शर्मा जी से, कि कुछ हमारी हेल्प करें और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन पक्का कराएं। वैसे भी गौतम बुद्ध नगर सीट पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ साबित हो रही है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार अस्तित्व में आई। 2009 में यहां पर चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा को चुनाव बीएसपी ने जीत लिया। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा ने 2014, 2019 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से यहां से जीत हासिल की। लेकिन इस बार का मुकाबला 2 डॉक्टरों के बीच में होना है। बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार के चुनाव में खुद डॉक्टर महेश शर्मा के लिए बड़ा फैक्टर क्या है, हमने उनसे सवाल पूछे। कहीं जनता के भीड़ के बीच जिंदगी आगे बढ़ रही है तो कहीं फाइलों के बीच। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए गौतम बुद्ध नगर से फिर से उम्मीदवार हैं आप, मिलेगी जीत? बिल्कुल मिलेगी। कॉन्फिडेंस के पीछे की क्या है वजह? कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ी बात है कि इस बार देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना प्यार, सम्मान और विश्वास जता चुकी है कि कई बार हम गांव में जाते हैं और उनसे कहते हैं आप आए नहीं, ये कुछ शिकायतें करते हैं, कहते हैं जी फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट तो हम दे देंगे। तो उनके बीच एक ऐसा सामंजस्य मैंने बैठा रखा है कि उन लोगों से लगातार संपर्क मेरा बना रहता है और लोगों ने भी विश्वास मुझे दिलाया है कि हर बार की मेरी जीत का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आप ही के कई ऐसे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं संविधान बदलना है, इस वजह से हमें 400 सीटें बहुत जरूरी हैं। तो आपका भी मकसद कुछ यही है क्या? देखिए, पिछली बार हमारी 303 सीटें थी। हाँ। ठीक है, एनडीए की हमारी 355 के करीबन थी। तो हर बार हम अपने से बेहतर प्रयास करने में रहते हैं और हम तो कहेंगे 400 पार क्यों, पूरी 500 क्यों ना हो। विपक्ष नाम की चिड़िया अपने आप ही अपनी जगह छोड़ती चली जा रही है। तो विपक्ष अपना जो कर्तव्य था, अपनी जो जिम्मेदारियां थी, उनसे पीछे भाग रहा है। महेश शर्मा को बीजेपी के लिए 400 पार का टारगेट मुश्किल नहीं दिखता और न ही अपनी सीट पर उनकी जीत में कोई शक दिखाई देता है। इसके पीछे वजह ये आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में महेश शर्मा को 5,99,000 यानी कि 50% वोट मिले थे, जबकि 2019 के चुनाव में उन्हें 8,30,000 यानी कि 59.64% वोट हासिल हुए थे। जनता के बीच लगातार बढ़ते इस जनाधार के पीछे क्या वजह है, महेश शर्मा इसको लेकर क्या तर्क देते हैं, सुनिए। एक जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा करती है, उनके बीच में उपलब्धि, उनके जन समस्याओं के प्रति उनका रुझान, दूसरा विकास के कार्य। मैं तीनों ही स्थितियों पर मेरे अन्य पार्टियों से बहुत आगे हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आगे हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को इतना दिया है, 1 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट्स में अपने इस लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ की इतनी बेहतर हो गई है कि जहां से लोग रहने के लिए डरते थे, वहां इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और नेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, इंटरनेशनल
लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरे क्षेत्र में। नोएडा में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के बारे में बस इतना जान लेना काफी है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास का रथ आगे बढ़ाने में नोएडा की बड़ी भूमिका है। गौतम बुद्ध नगर को 1 से 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अगर मिलते हैं तो बदले में नोएडा उतना देता भी है। पूरे सूबे की इकोनॉमी में 10% नोएडा का योगदान है, जबकि दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ 4% के साथ आता है। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल 22,58,000 करोड़ रुपए की एसजीडीपी में अकेले गौतम बुद्ध नगर जिले से 1,03,000 करोड़ रुपए का योगदान था। और ये यूं ही नहीं था। गौतम बुद्ध नगर सीट पर जेवर का एयरपोर्ट हो या ग्रेटर नोएडा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कनेक्टिविटी, इन्हीं का जादू है कि यूपी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले में ही 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आ जाता है, जिसमें 25 लाख रोजगार सृजन की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2022 में पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर और योगी आदित्यनाथ के काम पर, साथ ही महेश शर्मा ने जो वायदे किए थे, क्या उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं? उसको लेकर जनता यहाँ की क्या बोलती है, आइए जानते हैं। नोएडा के मतदाताओं का रुझान स्पष्ट तौर पर बीजेपी के समर्थन में दिख रहा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में रहने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो यहाँ के वोटर बन चुके हैं, वो क्या सोचते हैं, ऐसी ही एक सोसाइटी में हमने जाकर उनसे उनका मिजाज जाना। ऐसी एक जगह पर ग्रेटर नोएडा में मेरी मौजूदगी है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि किसका जोर चल रहा है। चुनाव में किसका जोर चल रहा है? चुनाव में तो मोदी हैं और हमारे मन की बात मोदी ही जानते हैं। बस कौन सी है आपके मन की बात? वो तो मन की बात तो मोदी जी जान गए। मोदी हैं तो फ्रीडम है, और फ्रीडम है तो बस महिलाओं को और क्या चाहिए? विकास चाहिए, जो हमें मिल गया। विकास मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो हिंदुत्व का बोलबाला हुआ है। कौन है पसंदीदा नेता? मोदी जी। मोदी जी ही हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को, सही कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को बहुत ज्यादा वो किया। बट अब हिंदुत्व के साथ विकास भी हो गया। मैं अपने घर में जाता था 5 घंटे लगते थे, अभी मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ। मोदी जी ने काम किया है, इसीलिए उनकी वैल्यू है। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ा है। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा आपके इलाके का? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस इलाके का है वो सुरक्षा थी। मोदी जी ने बहुत 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया। पिछले साल 303 सीटें थी, पर इस बार बीजेपी की 330 प्लस सीटें आएंगी और एनडीए इस बार 400 पार है। आप लोग आम जनता है कि कार्यकर्ता हैं? पहले ये बताइए। पूरा मोदी माहौल बना हुआ है। मेरा बेसिकली मैं एक सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल हूँ। और मेरी व्यू में अगर आप जानना चाहोगे तो मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज के टाइम में 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेके आए हैं, जिसमें एक आपकी 2 पैकेजिंग की कंपनी है और एक फैब की कंपनी है। तो बीइंग ए सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल और एजुकेटेड और एम्प्लॉयड इंजीनियर, वी विल से कि मोदी इज द बेस्ट। उस पार्टी को वोट देना है जो राष्ट्र के हित में कार्य करे। सुरक्षा की बात करूं तो जो आज हमारा देश बहुत सुरक्षित है, चाहे इंटरनल चाहे आउट की बात करें। मोदी के अलावा एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इतने और भी तो नेता हैं। क्या उन पर भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों का? बेसिकली उनमें विजन नहीं दिखता। सबके अपने अपनी सोच है, बट नेताओं में विजन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोदी जी में एक लॉन्ग विजन दिखाई देता है लोगों को। वो एक परिवार के रूप में सबको मानते हैं, छोटी सी छोटी घटना पर भी रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शन को पब्लिक देखती है, बट और राजनेताओं में केवल अपने वोट बैंक के प्रति दिखाई देता है और किसी के प्रति दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर विपक्षी दल कहते हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबके खिलाफ ईडी सीबीआई लगवा देते हैं। देखने में तो लगता है ये सब कुछ कि सही है या गलत है? नहीं, जैसे जो पार्टी के औरों के आ रहे हैं वो ठीक कैसे हो जाते हैं, ये देखने में तो लगता है। जो बात कह रहे हैं वो इतनी गलत भी नहीं है। ये गौतम बुद्ध नगर जिले के वैसे कामकाजी वर्ग के वोटर हैं जो मूल रूप से दूसरे जिले और प्रदेशों से आकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं। इनका वोट सियासत के मुद्दों पर ज्यादा बटा होता है। इनके लिए स्थानीय कानून व्यवस्था जैसी चीजें भी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा हैं। अब रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर घेरती है विपक्षी पार्टियां,
तो वो कुछ विपक्ष तो कुछ करेगी ना, लेकिन जो विजन है वो आज तक एज अ सर्विस क्लास पर्सन मैंने ये अपनी इंडस्ट्री में, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ, काफी कुछ देखा जो सपोर्ट में है गवर्नमेंट की तरफ से। मेक इन इंडिया इज अ बिग सक्सेस। लोकतंत्र देश का खतरे में है या फिर नहीं है, ये बताइए। नहीं, जरा सा भी खतरे में नहीं। खतरे में नहीं है। जो हिंदुत्व का बात करेगा वही देश में राज करेगा। पहले हम यहाँ पे नोएडा में जो है ना सेफ फील नहीं करते थे, आज दिल्ली छोड़ के लोग जो है ना नोएडा में आके रहना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा में आके रहना चाहते हैं। पहले यहाँ पे डर लगता, गाजियाबाद का नाम सुनते जो है ना लोगों में दहशत आती थी, आज बड़ा दिल्ली से छोड़ के यहाँ पे आके रहना चाहता है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा इलाके के शहरी मतदाताओं के बीच रुझान की पड़ताल करने के बाद हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर की तलाश में आगे बढ़ चले। महेंद्र नागर भी पेशे से डॉक्टर हैं, स्थानीय हैं, गुर्जर समुदाय से हैं और 2 साल पहले कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आकर टिकट पा चुके हैं। महेंद्र नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर सीट से उम्मीदवार हैं। बड़ी मुश्किल सीट नहीं दे दी है आपको अखिलेश यादव जी ने? बड़ी मुश्किल कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। सीट 2 बार से बीजेपी जीत रही है, एक बार बसपा। अच्छा, ऐसा मुश्किल नहीं है। लग रहा था मुश्किल, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा। कौन से मुद्दे पर हराएंगे आप उनको? ये जो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे, फ्लैट ओनर्स के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है और जो अव्यवस्था फैली है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा कोई बस नहीं, कुछ नहीं। मेट्रो रेल 2018 में इन्होंने कहा थे ले जाएंगे इसी रोड के सहारे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। और सैकड़ों चीजें और नई समस्या आई है, कुत्ते काटने वाली, डॉग बहुत काट रहे हैं, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। और बाकी तो बस बहुत सारे मुद्दों पर आपको लग रहा है कि वोट करेगी जनता? हाँ, जनता ये कह रही है कि जब इन्होंने, हमारे सांसद जी ने 10 साल तक इस बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं की, तो अब क्या उम्मीद की जाती है? मुझसे भी बोलते हैं वो कि जी डॉक्टर साहब आप कर देंगे, मुझे देखिए, आजमाइए, 5 साल बाद हटा दीजिए। हालांकि समाजवादी पार्टी को विकास के अलावा जाति धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण से जीत की उम्मीद नजर आती है। लेकिन जातिवार आंकड़ों की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में करीब 23 लाख वोटर हैं। इसमें से 16 लाख वोटर गांवों में और 7 लाख शहरी इलाके में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4.5 लाख राजपूत वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 4 लाख है। मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख, जबकि गुर्जर वोट 4 लाख है। इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या भी 3.5 लाख के करीब है। लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी को अकेले सभी समुदाय के 8 लाख से अधिक वोट हासिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या उन शहरी मतदाताओं की भी थी जिनके बीच जाति धर्म से आगे विकास, सुरक्षा, रोजगार, निवेश जैसे बड़े मुद्दे दिखाई देते हैं। मेरा भारत मेरा परिवार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बार बार मोदी की गारंटी के नाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से हुंकार भरी जा रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि गौतम बुद्ध नगर की जनता नरेंद्र मोदी की इस गारंटी पर कितना करती है भरोसा। महेश शर्मा जीत की लगाएंगे हैट्रिक या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गौतम बुद्ध नगर आज तक।